जब किसी को अपनी पहली तनख्वाह मिलती है तो वो सबसे पहले अपने परिवार वालों को ये बात बताता है। इतनी बड़ी खुशी उसके साथ बांटता है। लेकिन क्या हो अगर किसी को उसकी पहली तनख्वाह मिले, उसका परिवार किसी और शहर में रहता हो, वो ये खुशी बांटना चाहता हो, लेकिन उसके लिए इतना आसान ना हो। आज की कहानी है रमेश की, जिसे 1 महीना मेहनत करने के बाद अपनी पहली तनख्वाह मिली। उसकी जो खुशी थी वो अधूरी थी, क्योंकि जिस इंसान को इससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता था उसी के साथ रमेश अपनी ये खुशी बांट नहीं पाया। लेकिन ऐसा क्यों? अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आखिर में इस कहानी में क्या हुआ, तो चलिए मेरे साथ आज की कहानी सुनने। जैसे ही फैक्ट्री की सायरन बजी, फैक्ट्री के सारे वर्कर लाइन में खड़े हो गए। आज तनख्वाह का दिन था, इसीलिए सारा दिन सारे वर्कर्स जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, ताकि दिन ख़त्म होने के बाद वो अपनी अपनी तनख्वाह लेकर घर जा सकें। रमेश सबके हाथ में उनके तनख्वाह का लिफाफा दे रहा था। तनख्वाह लेकर एक एक फैक्ट्री वर्कर रजिस्टर में दस्तखत करते जा रहे थे। ये करते करते लगभग 1 घंटा बीत गया। आखिरकार जब रमेश का काम ख़त्म हुआ तो उसने रजिस्टर उठाया और वो बड़े बाबू के दफ्तर की तरफ निकल गया। बड़े बाबू के दफ्तर के सामने आकर वो खड़ा हुआ और उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बड़े बाबू बोले, अंदर आओ रमेश। रमेश अंदर गया तो उसने देखा कि बड़े बाबू बहुत खुश थे। क्यों ना हो, आज महीने की पहली तारीख है, आज तनख्वाह का दिन है, आज दफ्तर में सब लोग बहुत खुश हैं। बड़े बाबू ने रमेश को देखकर पूछा, सबको तनख्वाह तुमने दे दी? रमेश ने कहा, जी सर। और रजिस्टर में लिख लिया ना? जी। दस्तखत भी करवा लिए? जी। अच्छी बात है। ये कहने के बाद बड़े बाबू ने दराज खोला और लिफाफा निकाला और कहा, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। जैसे ही रमेश ने उस लिफाफे को छुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इस बात का एहसास कि आज से, इसी लम्हे से वो बेरोजगार नहीं है। रमेश लिफाफे को लेकर चुपचाप खड़ा है, ये देखकर बड़े बाबू ने पूछा, क्या हुआ रमेश? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? रमेश ने कहा, नहीं नहीं सर, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। बड़े बाबू बोले, मैं समझ सकता हूँ, जब पहली तनख्वाह मिलती है ना तो बड़ा अजीब सा एहसास होता है। खुद को जिम्मेदार समझने लगते हो आप अचानक। चलो, तुम्हें तुम्हारी पहली तनख्वाह मिली है, अच्छे से इसको खर्च करना। रमेश सारे महीने अपनी तनख्वाह कैसे खर्च करेगा, इस चीज़ को लेकर वो परेशान नहीं था। उसमें कभी भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं रही। उसे किसी और चीज़ की परेशानी है। उसे बस ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी जो खबर है, इस खबर को वो अपने घर वालों तक, ख़ास करके अपने पिता तक कैसे पहुंचाएगा। फैक्ट्री में आते जाते रमेश ने ये देखा था कि फैक्ट्री से थोड़ी ही दूर एक पीसीओ है। उसने कई बार सोचा है कि इस पीसीओ के ज़रिए वो अपने घर वालों से, खासकर अपने पिता से बात करेगा। जो होना था वो हो चुका, लेकिन पहला कदम वही उठाएगा। न जाने क्यों ये पहला कदम वो कभी उठा नहीं पाया। वो रोज़ सोचता तो था, लेकिन न जाने ऐसा क्या था उसके अंदर जो उसे पहला कदम उठाने से रोक देता था। रमेश जब फैक्ट्री से घर जा रहा था तब भी उसकी नज़र आज उस पीसीओ पर पड़ी। वो चाहता तो उस पीसीओ पर जाकर मुरारी काका के पीसीओ पर एक कॉल कर ही सकता था। जब वो शहर छोड़ रहा था तब मुरारी काका ने ही अपना नंबर उसे देकर कहा था, अगर कभी घर की याद आए या तुम्हें लगे तुम्हें हमारी ज़रूरत है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। फैक्ट्री से लौटते वक्त
रमेश के कदम रुक गए। वो पीसीओ से थोड़ी दूर ही खड़ा हुआ था। उसके दिल में फिर से वही सवाल उठ रहा था। क्या उसे मुरारी काका के पीसीओ पर ये खबर पहुंचा देनी चाहिए? उसे यकीन था अगर वो मुरारी काका तक ये खबर पहुंचा देगा तो सिर्फ ना ही वो बहुत खुश होंगे बल्कि ये खबर वो उसके पिता तक पहुंचा भी देंगे। लेकिन फिर रमेश ने सोचा कि क्या ये करना सही रहेगा? वो मानता है कि उसके और उसके पिता के बीच आजकल संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे। उन दोनों के बीच कई बातों को लेकर मतभेद है। लेकिन इतनी बड़ी खबर मुरारी काका के जरिए उन तक पहुंचाना क्या ठीक है? जब भी उसके दिल में ये सवाल उठता तो उसका दिल ये भी कहता, अगर तुम ऐसा करोगे तो इसमें बुरा क्या है? लगभग 1 महीना हो गया तुम्हें इस शहर में आए। क्या तुम्हारे पिता ने कभी तुमसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? तुम्हें घर की याद आती है या नहीं? या तुम्हें यहाँ तकलीफ हो रही है या नहीं? ये खबर तुम अगर उन्हें मुरारी काका के जरिए भी पहुंचाओगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आखिरकार रमेश ने फैसला किया कि वो पीसीओ से ही अपने पिता को ये खबर पहुंचा देगा। जैसे ही वो पीसीओ के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि पीसीओ का मालिक अपने पहचान वाले किसी इंसान से बात कर रहा है। उस इंसान की उम्र भी लगभग रमेश के पिता जितनी ही होगी। वो कह रहे हैं, अब मैं क्या बताऊं, जब से मेरा बेटा दूसरे शहर नौकरी करने गया है जैसे वो हमें भूल ही गया है। पहले तो हर महीने वो अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा हमें भेजा करता था। उसी के सहारे हमारा घर चल जाता था। लेकिन कुछ महीने बीत गए हैं, अब तक उसने पैसे नहीं भेजे। अगर फ़ोन पर इस बारे में मैं उससे बात करूं तो बात को वो टाल जाता है। ये बच्चे समझते क्यों नहीं? हमारे पास कोई ख़जाना नहीं होता। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे पास होता है वो हम अपने बच्चों को पालने में खर्च कर देते हैं। और अगर बुढ़ापे में हम उनसे ये उम्मीद रखें कि वो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें दें जिससे हम अपना घर चला सकें, तो इसमें गलत क्या है? रमेश दूर खड़े होकर उस इंसान की बात सुन रहा था। उस इंसान की कही बात ने रमेश की आंखें खोल दी और वही खड़े होकर उसे समझ में आया कि एक कॉल करने से ज़्यादा उसे कुछ और करना चाहिए। रमेश ने अपने कदम घर की तरफ मोड़ लिए। जब वो इस पीसीओ की तरफ आ रहा था तो उसके दिल में कई सवाल और अंदेशे थे। लेकिन आज इस पीसीओ को पीछे छोड़कर जब वो अपने घर की तरफ जा रहा है तो उसके दिल में कोई सवाल नहीं। उसे पता है कि कल सुबह उठकर ही उसे सबसे पहला काम क्या करना है। सुबह अपने घर के आंगन में बैठकर रेडियो ठीक कर रहे थे शंभुनाथ जी। तभी उनकी पत्नी की आवाज घर के अंदर से सुनाई दी। ए जी, सुनते हैं? घर का राशन लगभग खत्म हो गया है, राशन लाना पड़ेगा। शंभुनाथ जी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, इस हफ्ते जब मैं किराने की दुकान में जाऊंगा तो पूरे हफ्ते भर का सामान ले आऊंगा। क्या चाहिए तुम मुझे बस उसकी एक सूची बनाकर दे देना। उनकी बीवी ने सर हिलाया और वो फिर से अंदर चली गई। शंभुनाथ जी ने रेडियो उठाया, उसे गोद में रखा। वो देखने ही जा रहे थे कि रेडियो में आखिर समस्या क्या है कि तभी दरवाजे पर उनको किसी की आवाज सुनाई दी। अंदर कोई है? मैं मनी ऑर्डर लाया हूँ। सुनते ही शंभुनाथ जी ने अपना सर उठाया तो देखा पोस्टमैन उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ था। शंभुनाथ जी उठकर खड़े हुए और दरवाजे के सामने गए। पोस्टमैन उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। शंभुनाथ जी बड़े हैरान हुए। ऐसी कौन सी खबर लाया है ये पोस्टमैन कि खबर देने से पहले ये खुद ही खुश हो रहा है। पोस्टमैन ने कहा, मनी ऑर्डर लाया हूँ आपके लिए।
मनी ऑर्डर? शंभुनाथ जी को मनी ऑर्डर कौन भेजेगा? शंभुनाथ जी जब तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे तब तक पोस्टमैन ने थैला टटोल लिया, अंदर से लिफाफा निकाला और फिर उसके अंदर से पैसे निकालकर उनके हाथ में देकर कहा, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। शंभुनाथ जी ने कहा, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पैसे भेजे किसने? और किसने? आपके बेटे ने भेजा है। अब जल्दी से दस्तखत कर दीजिए, मुझे और भी जगह चिट्ठियां बांटने जाना है। शंभुनाथ जी ने और देर नहीं की, उन्होंने दस्तखत कर दिया और फिर पोस्टमैन के हाथ से पैसे ले लिए। पोस्टमैन तो दूसरी चिट्ठियां बांटने के लिए चला गया, लेकिन शंभुनाथ जी खड़े रह गए क्योंकि उनके लिए वक्त रुक चुका था। उनके बेटे ने अपनी पहली तनख्वाह उन्हें भेजी थी। उनका बेटा लायक हो चुका था और इसकी खबर सबसे पहले उनको मिली। इस पल में शंभुनाथ जी को जो खुशी हुई थी उसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकते थे। अब उन्हें यकीन था कि उनका बेटा जिम्मेदार बन जाएगा। उन्होंने अपने बेटे की भेजी हुई रकम को एक बार और देखा और वहीं खड़े खड़े वो फैसला कर चुके थे कि इन पैसों को वो खर्च नहीं करेंगे, बल्कि इन पैसों को वो बैंक में जमा करेंगे ताकि बाद में उनके बेटे के मेहनत से कमाए हुए पैसे उसी की ज़िंदगी को संवारने में काम आए। आज बहुत गर्मी थी, सड़क पर भी मुश्किल से लोग थे। मुरारी काका भी यही सोच रहे थे कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करके वो अपने घर चले जाएंगे। तभी उन्होंने शंभुनाथ जी को सड़क पर देखा। वो सर पे छाता लिए चले जा रहे थे और उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। शंभुनाथ जी को मुरारी काका ने एक बार आवाज़ दी, शंभुनाथ जी, अरे ओ शंभुनाथ जी। शंभुनाथ जी ने सुना ही नहीं, वो आगे बढ़ते गए। फिर से जब मुरारी काका ने आवाज़ दी, अरे शंभुनाथ जी सुनते हैं, तो आखिरकार शंभुनाथ जी मुड़े। मुरारी काका ने उनसे कहा, इतनी गर्मी में आखिर आप कहाँ निकले हुए हैं? और मैं आपको इतनी देर से बुला रहा हूँ, आप आवाज़ क्यों नहीं दे रहे? शंभुनाथ जी अब मुड़कर मुरारी काका के पीसीओ की तरफ चल कर आए और बोले, माफ़ करना भाई, मैं ख्यालों में खोया हुआ था, इसीलिए जवाब नहीं दे पाया। वैसे तुम मुझे बुला क्यों रहे थे? मुरारी काका ने कहा, नहीं, बस आपको देखकर मुझे चिंता हो रही थी। इतनी गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं और आप छाता लेकर ये कहाँ चल दिए? शंभुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं बैंक से वापस आ रहा हूँ। बैंक? अब मुरारी काका को बात समझ में आ रही थी। इतनी गर्मी में शंभुनाथ जी बैंक गए थे, इसका मतलब ये है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है। मुरारी काका शंभुनाथ जी को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। मुरारी काका भी उनसे सीधा सीधा ये सवाल पूछ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा, ओ, तो आपका काम हो गया? शंभुनाथ जी ने कहा, हाँ, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन हो गया। अच्छा मुरारी, मैं चलता हूँ, मुझे घर जाकर भी कुछ ज़रूरी काम करने हैं। ये कहकर शंभुनाथ जी वहाँ से निकल गए, लेकिन मुरारी काका सोच में पड़ गए। ज़रूर कोई बात होगी जिस वजह से इतनी गर्मी में शंभुनाथ जी जैसे बुजुर्ग इंसान को बैंक जाना पड़ा। मुरारी काका को शंभुनाथ जी की चिंता तो हो रही थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि शंभुनाथ जी से सवाल पूछकर उन्हें जवाब मिलेगा नहीं। अगर उन्हें जवाब चाहिए तो सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 दिन हो चुके हैं और अब तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। संतोष ने सोचा था कि कम से कम
उसके पिता उसे एक चिट्ठी तो लिखेंगे, ये कहकर कि उन्हें पैसे मिल गए, लेकिन वो चिट्ठी भी नहीं आई। अब संतोष को चिंता होने लगी। आजकल डाक विभाग वालों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता उन लोगों ने पैसे खो दिए हों, या फिर उसके पिता को पैसे मिले ही ना हो। संतोष ने सोच विचार किया और आखिरकार फैसला किया कि वो अपने पिता की खबर लेने की कोशिश करेगा। इसीलिए उस दिन शाम को फैक्ट्री से लौटते वक्त वो पीसीओ गया, वही पीसीओ जहां से कुछ दिनों पहले उसने अपने कदम घर की तरफ मोड़ लिए थे। जब आज घर से संतोष निकला था तो एक पर्चे में मुरारी काका के पीसीओ का नंबर वो लिख कर लाया था। संतोष ने फोन के अंदर सिक्का डाला और फिर मुरारी काका के पीसीओ का नंबर घुमा दिया। थोड़ी देर में दूसरी तरफ फोन बजा। ठीक 3 बार फोन बजने के बाद मुरारी काका ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? काका, मैं संतोष बोल रहा हूँ, संतोष दुबे, शंभू जी का लड़का। आप कैसे हैं? अरे संतोष, तुम तो भाई दूसरे शहर जाकर हमें भूल ही गए। मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और भास्कर भैया कैसे हैं? भास्कर भी ठीक है। संतोष ने पहले इधर उधर की बातें की। मुरारी काका उसकी बातें सुनकर समझ पा रहे थे कि वो उनसे कुछ और कहना चाहता है, लेकिन उन्होंने संतोष पे जोर नहीं डाला। आखिरकार थोड़ी देर बाद संतोष ने पूछा, काका, पिताजी कैसे हैं? फौरन मुरारी काका को उस दिन की याद आ गई। किस तरह खोए खोए संतोष के पिताजी सर पे एक छाता लिए दोपहर को घर जा रहे थे। मुरारी काका ने ये बात संतोष को बताई। संतोष ने सब कुछ सुना। थोड़ी देर वो खामोश रहा, फिर बोला, काका, क्या आप हमारी बात करवा सकते हैं? मुरारी काका बोले, हाँ बिल्कुल। तुम एक काम करो, वो हर रविवार को यहाँ बाजार आते हैं लाल चौक पर, सारे हफ्ते का किराने का सामान खरीदते। जब वो आएंगे तब मैं तुमसे उनकी बात करवा दूंगा। वो लगभग 10:30 बजे मेरी दुकान के सामने से गुजरते हैं। मैं उन्हें रोक कर रखूँगा। तुम उन्हें एक कॉल कर लेना। मुझे उम्मीद है कि तुमसे अगर बात करेंगे तो उनकी परेशानी कम हो जाएगी। संतोष ये सुनकर फिर से खामोश हो गया। तो मुरारी काका ने कहा, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पहला कदम उठाकर देखो, क्या पता वो दूसरी छोर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हों। संतोष ने और कुछ नहीं कहा और कॉल काट दिया। अभी भी 4 दिन बाकी थे रविवार आने को, और संतोष ये बात अच्छे से जानता था कि ये 4 दिन उसके बड़े बेचैनी में कटने वाले हैं। आज रविवार है। आज लाल चौक का माहौल दूसरे दिनों से कुछ और ही होता है। लाल चौक के हर दुकान पर आज भीड़ होती है। वो जो समोसे की दुकान है, जहाँ बहुत अच्छी हींग की कचौड़ी भी मिलती है, वहाँ आपको लोग दिख जाएंगे जो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आज इसी कचौड़ी और समोसे का वो नाश्ता करेंगे। आपको थोड़ी दूर सिनेमा हॉल के बाहर थोड़ी सी भीड़ भी दिख जाएगी। कुछ लोग आज सिनेमा देखने आए हैं। वैसे इन लोगों में ज़्यादातर लोग अविवाहित और युवक युवती हैं। छोटे बच्चों को लेकर सिनेमा देखने का चलन अभी तक यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है। मुरारी काका के पीसीओ पर भी रविवार को दूसरे दिनों से ज़्यादा ही भीड़ रहती है। अक्सर जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं, वो रविवार को अपने घर पर उनके पीसीओ से फ़ोन करते हैं, उनके घर वालों से बातें करते हैं।
सारा हफ्ता उनकी जिंदगी में क्या चलता रहा है ये बताते हैं। मुरारी काका को ये काम अच्छा लगता है। आखिर उनकी वजह से एक दूसरे से दूर रहने वाले लोग जुड़ पाते हैं। लेकिन इस रविवार को मुरारी काका का ध्यान अपने काम पर नहीं है। लोग आ रहे हैं, पीसीओ पर बात कर रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन मुरारी काका की नज़र रास्ते पर है। वो शंभुनाथ जी का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर उन्होंने संतोष से वादा किया है, बातचीत करवा देंगे। वैसे तो 9 बजे तक शंभुनाथ जी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन आज लगभग 9:10 हो गए, अभी तक वो यहाँ से गुजरे नहीं हैं। ऐसा होता नहीं है अक्सर। शंभुनाथ जी वक्त के बहुत पाबंद है। आज उनको 10 मिनट देर क्यों हो गई? जब मुरारी काका ये सोच रहे थे, तभी उनके सामने से शंभुनाथ जी गुजरे। मुरारी काका ने देखा यही मौका है। उन्होंने कहा, अरे शंभुनाथ जी ज़रा रुकिए। शंभुनाथ जी रुके और फिर मुड़े। उन्होंने हाथ हिलाया। मुरारी काका ने इशारे से उन्हें अपने पीसीओ की तरफ बुलाया। वो पीसीओ के सामने गए। फिर मुरारी काका ने कहा, अंदर आइए, बैठिए। अरे बैठने का वक्त नहीं है मुरारी, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुरारी काका ने कहा, अरे थोड़ी देर बैठ भी जाइए, आखिर थोड़ा बैठ जाएंगे तो कौन सा नुकसान हो जाएगा। शंभुनाथ जी अंदर जाकर बेंच पर बैठ गए और उन्होंने कहा, वैसे मुरारी गर्मी बहुत है और ये थैला भी भारी है। अभी थोड़ी देर बैठा हूँ तो समझ में आ रहा है मुझे थोड़ा रुकने की ज़रूरत तो थी। मुरारी काका ने कहा, हाँ गर्मी बहुत है, आप कहें तो आपके लिए शरबत मंगवा दूँ। शंभुनाथ जी ने थोड़ा सोचा और बोले, ठीक है मंगवा दो। मुरारी काका ने छोटू को इशारा किया। वो उनके पास आया तो उसके हाथ में उन्होंने पैसे देकर कहा, ज़रा 1 ग्लास गन्ने का रस लेकर आना सामने के मोड़ से। छोटू मुस्कुराया और भागता हुआ गन्ने का रस लेने के लिए चला गया। शंभुनाथ जी और मुरारी काका इसी बीच इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी अचानक मुरारी काका का फ़ोन बज उठा। मुरारी काका ने कहा, मैं ज़रा ये कॉल उठा लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मुरारी काका ने फ़ोन उठाया। उधर से संतोष की आवाज़ आई, काका क्या पिताजी आए हुए हैं? हाँ यहीं पर है। शंभुनाथ जी की नज़रें मुरारी काका से टकराईं और वो शायद समझ गए कि किसने कॉल किया है। वो उठकर खड़े हुए। फौरन मुरारी काका ने कहा, शंभुनाथ जी आपके बेटे का फ़ोन आया है, एक बार उससे बात कर लीजिए। मैं पीसीओ में लाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। शंभुनाथ जी बोले, अगर मेरा बेटा मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे यहाँ पर फ़ोन कर सकता है तो मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर उससे बात कर सकता हूँ मुरारी। ये बोलकर मुरारी काका के हाथ से शंभुनाथ जी ने रिसीवर ले लिया और बोले, हेलो। उनकी आवाज़ सुनते ही शंकर के अंदर जैसे कुछ हुआ। उसने पूछा, पिताजी क्या आपको मनी ऑर्डर मिल गया? हाँ मिल गया। फिर कुछ देर की खामोशी। न शंकर कुछ बोला और ना ही शंभुनाथ जी। मुरारी काका जब सोच रहे थे कि ये पूरा कॉल यूं ही खामोशी में बीत जाएगा, तभी शंकर ने अपने पिताजी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं आपको समझ नहीं पाया। मुरारी काका ने देखा कि शंभुनाथ जी की आंखों में आंसू छलक आए हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये आंसू उनकी आंखों से कभी बाहर नहीं आएंगे। वो अपने बेटे को अपने दिल की बात भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बेटे को खुलकर ये नहीं जताया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं। शंभुनाथ जी ने बड़ी कोशिश तो की खुद को संभालने की, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ भर आई। वो बोले, ये तुम्हारी पहली कमाई है, ये तुमने मुझे क्यों दी?
अपने पास रखते, वहाँ पर भी तो तुम्हारे बहुत खर्चे हैं। संतोष बोला, मेरे जितने खर्चे हैं वो पूरे हो जाएंगे पिताजी, और ये पैसे मैं आपको ना भेजता तो किसे भेजता। आज मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, मेरे लिए वो ज़मीन सींची आपने। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए न जाने आपने कितने बलिदान दिए। मैं उन बलिदानों को छोटा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब से घर चलाने में पैसे भेजकर आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूँ, ताकि कम से कम वहाँ ना होते हुए भी मैं अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। शंभुनाथ जी ने बड़ी कोशिश तो की खुद को संभालने की, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ भर आई। वो बोले, ये तुम्हारी पहली कमाई है, ये तुमने मुझे क्यों दी? अपने पास रखते, वहाँ पर भी तो तुम्हारे बहुत खर्चे हैं। संतोष बोला, मेरे जितने खर्चे हैं वो पूरे हो जाएंगे पिताजी, और ये पैसे मैं आपको ना भेजता तो किसे भेजता। आज मैं जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, मेरे लिए वो ज़मीन सींची आपने। मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए न जाने आपने कितने बलिदान दिए। मैं उन बलिदानों को छोटा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब से घर चलाने में पैसे भेजकर आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूँ, ताकि कम से कम वहाँ ना होते हुए भी मैं अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। हम लोग यहाँ पर ठीक है, हमारी चिंता मत करो। तुमने जो पैसे भेजे थे उसे मैंने बैंक में जमा करवा दिया है। मेहनत से पैसे कमा रहे हो तो कुछ जोड़ना सीखो। जब उम्र हो जाएगी ना, तब यही जोड़े हुए पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मुरारी काका मुस्कुराए। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि आखिरकार शंभुनाथ जी बैंक क्यों गए थे। संतोष समझ पा रहा था कि अगर उसने ज़्यादा देर तक बात की तो उसकी आंखें भी भर आएंगी। इसीलिए उसने अपने पिताजी से कहा, अच्छा पिताजी, मैं रखता हूँ। कोशिश करता हूँ अगर दफ्तर से 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी तो घर आने की, और माँ से कहिएगा वो मेरी चिंता ना करें। मुझे पता है वो बताती तो नहीं है, लेकिन मेरी चिंता उन्हें हर वक्त होती रहती है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। शंभुनाथ जी ने फ़ोन रखा तो मुरारी काका ने उनसे कुछ नहीं पूछा। शंभुनाथ जी कुछ देर तक रिसीवर को देखते रहे। फिर मुरारी काका की तरफ मुड़कर उन्होंने कहा, उस दिन जब मैं बैंक से लौट रहा था, तुम मुझे देखकर थोड़े से परेशान हुए थे। दरअसल मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था मुरारी। मेरे बेटे ने अपनी पहली तनख्वाह मुझे भेजी थी। जब शंभुनाथ जी ये कह रहे थे तो उनके अंदर जो संतोष था, जो खुशी थी, वो उनके आवाज़ से, उनके कहे एक एक शब्द से झलक रही थी। मुरारी काका मुस्कुराए और बोले, आपका बेटा तो लायक हो गया शंभुनाथ जी, आपकी हर चिंता दूर हो गई। आपने संतोष की अच्छी परवरिश की है, वो बहुत अच्छा लड़का है। शंभुनाथ जी आखिरकार खुलकर मुस्कुराए। उन्होंने सारी जिंदगी संतोष को बड़े कड़े अनुशासन से पाला। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा बिगड़ न जाए, कहीं कोई उनसे आकर ये ना कहे कि उनके बेटे से कोई ऐसी गलती हो गई जिससे कहीं ना कहीं उनकी परवरिश की कमी झलकती है। लेकिन आज जब मुरारी काका ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे की अच्छी परवरिश की है, तो उनकी छाती गर्व से फूल गई। जब मुरारी काका और शंभुनाथ जी एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी छोटू गन्ने के रस का ग्लास लेकर आया। शंभुनाथ जी ने वो ग्लास अपने हाथों में लिया और मुरारी काका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से। मुरारी काका मुस्कुराए और उन्होंने ग्लास अपने हाथ में ले लिया। शंभुनाथ जी बोले, मेरे बेटे को अपनी पहली तनख्वाह मिली है। उसने आखिरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया है, इसीलिए थोड़ा सा जश्न मनाना तो बनता है। क्या कहते हो मुरारी? मुरारी काका मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। शंभुनाथ जी अपना
बैग उठा रहे थे, तभी मुरारी काका ने कहा, रुक जाइए, मैं छोटू से कहता हूँ आपके घर वो सामान पहुँचा देगा। शंभुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं मुरारी, माना मेरा बेटा पैसे कमाने लगा है, लेकिन अब मुझे इतना भी बुजुर्ग ना बनाओ कि मैं सामान ना उठा सकूं। अपना काम खुद करना अच्छा रहता है। शंभुनाथ जी ने मुस्कुराकर थैला उठाया और एक पुराना हिंदी गाना गुनगुनाते हुए वो अपने घर की तरफ चलने लगे। आज घर जाते हुए शंभुनाथ जी बहुत खुश थे। आखिरकार उनका बेटा लायक हो गया है। उनकी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। कल को अगर उन्हें कुछ हो भी गया तो उनका बेटा घर की जिम्मेदारी संभाल सकता है। और सबसे बड़ी बात, उनकी तपस्या आज सफल हो गई। आज मुरारी काका ने उनसे कहा था कि उन्होंने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है। एक माँ बाप के लिए ये बात सुनना कितने गर्व की बात है। ये वही समझ सकता है जिसकी अपनी संतान हो। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो ज़्यादातर हमारे माँ बाप के लिए हुए फैसले ना हमें पसंद आते हैं और ना ही समझ आते हैं। कभी कभी हम उनकी बगावत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वक्त गुजर जाता है, हम जिंदगी में कहीं पहुंच जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उनके लिए हुए फैसले दरअसल हमारे लिए बिल्कुल सही थे। वो अधूरी थी, क्योंकि जिस इंसान को इससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता था, उसी के साथ रमेश अपनी ये खुशी बांट नहीं पाया। लेकिन ऐसा क्यों? अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आखिर में इस कहानी में क्या हुआ, तो चलिए मेरे साथ आज की कहानी सुनने। फिर मुलाकात होगी शुक्रवार को ठीक रात 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।